दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गाइड यूपीएससी में। और आज हम आपकी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का इंडियन वाली बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। एंड अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से भी आए हैं तो आपका वो पर्पज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पेपर की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि हम इस चैप्टर में वो चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद फेस किए। एंड हम ये भी जानेंगे कि किस टाइप से इंडिया ने उन चैलेंजेस को एड्रेस करके उन चैलेंजेस की सॉल्यूशंस निकाले। और आपकी इस पूरी बुक में हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस देखेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कि किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमारी इंडिया की पॉलिटी शेप हुई एंड किस टाइप से हमारा जो आज का इंडिया हम देखते हैं वो फॉर्म हुआ। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई उस टाइम पे इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। उसमें सबसे पहला था पार्टीशन। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी कंट्री ने पार्टीशन फेस किया। हमारी कंट्री दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इस डिवीज़न में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ। कम्युनल वायलेंस मीन्स जब लोग रिलीजन की बेसिस पे लड़ाई लड़ते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में दो रिलीजियस मेजॉरिटीज़ थी, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। और इन दोनों रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बीच में इंटेंस फाइट, इंटेंस वायलेंस हमें देखने को मिला था। दोनों अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन के बेस पे एक दूसरे से अलग मानते थे एंड इंडिया को एक रिलीजन के बेसिस पे यूनाइटेड कंट्री बनाने के बजाय दोनों ने अलग अलग पाथ्स चूज़ करके अलग अलग कंट्री की फॉर्मेशन की। Here you can see Hindus and Muslims in Kolkata in 1947 marked the end of communal violence by jointly flying the flags of India and Pakistan from trucks patrolling the city. तो गाइज़, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कम्युनल वायलेंस देखने को मिला था। बट 1947 में कोलकाता में हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स ने इंडिया के फ्लैग को साथ में फ्लाई करके, साथ में होइस्ट करके कम्युनल वायलेंस का एंड दर्शाया। सो गाइज़, अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन द लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंजेस। आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से आज़ाद हुआ था एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया ने मल्टीपल चैलेंजेस को फेस किया। Some of the most pressing ones concerned national unity and territorial integrity of India. इन चैलेंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज था नेशनल यूनिटी, यानी कि इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बनाना, सारे रिलीजन्स, सारी कास्ट सबको अकोमोडेट करके एक यूनाइटेड इंडिया का फॉर्मेशन करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एंड साथ ही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना, यानी कि हमारी इंडिया बहुत सारी टेरिटरीज़ में डिवाइडेड थी एंड इन सारी टेरिटरीज़ को अकोमोडेट करके, इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रल नेशन का फॉर्मेशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। We begin the story of politics in India since independence by looking at how three of these challenges of nation building were successfully negotiated in the first decade after 1947. और नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे चैलेंजेस में भी फर्दर बहुत सारे चैलेंजेस थे जिन हमें फेस करना था नेगोशिएशंस के द्वारा, जिसमें सबसे पहला था फ्रीडम केम विद पार्टीशन विच रिजल्टेड इन लार्ज स्केल वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड चैलेंज्ड बाय द वेरी आइडिया ऑफ सेक्युलर इंडिया।
इंडियन लीडर्स जो थे उन सब की ये चाह थी कि हम इंडिया को एक सेक्युलर इंडिया बनाएं। सेक्युलर इंडिया मतलब हमारे इंडिया का कोई भी एक रिलीजन नहीं रहेगा, यानी कि जितने भी रिलीजन के लोग इंडिया में रह रहे हैं उनका अपने रिलीजन अपनी आइडेंटिटी के साथ वो रह सकते हैं। दूसरा, एवरी रिलीजन विल बी कंसिडर्ड इक्वल, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये हमारे इंडियन लीडर्स की विश थी। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया ने पार्टीशन फेस किया। रिलीजियस बेस पे इंडिया दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। इंडिया हिंदूज़ ने फॉर्म किया एंड पाकिस्तान मुस्लिम्स ने फॉर्म किया। एंड इस पार्टीशन ने हमारे इंडियन लीडर्स की विश कि इंडिया को सेक्युलर इंडिया बनाना है, इसको चैलेंज किया। सेकंड चैलेंज था द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रेजोल्यूशन। सेकंड चैलेंज ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया में, यानी कि वो सारे स्टेट्स जिनको किंग्स और रूलर्स रूल कर रहे थे, उनको इंडिया में अकोमोडेट करना। ये चैलेंज इस वजह से था क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स इंडिया के साथ ज्वाइन होना नहीं चाहते थे। वो एक अपना ही अलग नेशन बनाना चाहते थे, और अगर ऐसा होता तो इंडिया के और भी बहुत सारे टुकड़े हो जाते, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इस वजह से इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। द थर्ड चैलेंज इज़ the internal boundaries of the country needed to be drawn afresh to meet the aspirations of people who spoke different languages. हमारे इंडिया में बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स की फॉर्मेशन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में कुछ 10-11 ही नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस में दूसरे पर्टिकुलर प्लेस से जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। इस वजह से लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बाउंड्रीज क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन नेक्स्ट 2 chapters we shall turn to other kinds of challenges faced by the country in this early phase. और अगले आने वाले 2 सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम और 2 चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा ध्यान सिर्फ इन 3 टॉपिक्स पर ही रहेगा, एंड इंडियन लीडरशिप ने किस टाइप से इन चैलेंजेस को टैकल किया एंड किस टाइप से सॉल्यूशंस निकाले नेगोशिएशंस के थ्रू एंड फोर्स के थ्रू, उसको हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, हियर यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। हम सभी जानते हैं कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड ये पिक्चर उस सीन को डिपिक्ट करती है जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में टेम्परेरीली इस्टेब्लिश की जाती है जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर एक परमानेंट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन ना हो जाए। सो इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्म की थी, एंड इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, एंड जवाहरलाल नेहरू ही इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। एंड उन्होंने ही इंडिपेंडेंस के टाइम पे रेड फोर्ट से अपनी स्पीच दे करके इंडिपेंडेंस को एड्रेस किया, एंड रेड फोर्ट से हमारे ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया। अब देखते हैं चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। इंडिया को 14-15 अगस्त की मिडनाइट पर इंडिपेंडेंस मिली। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ही एड्रेस्ड अ स्पीच इन स्पेशल सेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक स्पेशल सेशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक स्पेशल सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी।
एंड इस स्पीच ने हाईलाइट किया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के दो गोल्स हैं, इंडिया के हर एक इंसान के दो गोल्स हैं। सबसे पहला, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल रन आवर कंट्री विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि सब लोग ये चाहते थे कि इंडिया को अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर रूल करेगी वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगी। गवर्नमेंट विल रन फॉर एवरीवन्स गुड, एंड ये गवर्नमेंट सबकी भलाई का काम करेगी, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करेगी एंड इक्वालिटी से ट्रीट करेगी सबको, पर्टिकुलरली सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। पर्टिकुलरली सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इस वजह से कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत टाइम से ऑपरेशन फेस किया एंड वो इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थे। तो इन सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने का भी मेन टारगेट था इंडिया के लोगों का एंड इंडिया की लीडरशिप का। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, इंडिया बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आज़ाद हुआ था। बॉर्न इस वजह से क्योंकि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में एक नया जन्म लिया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में। कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिन सर्कमस्टेंसेस में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ? पहला, फ्रीडम केम विद पार्टीशन, यानी कि हमारी कंट्री आज़ाद हुई ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे इंडिया दो कंट्रीज़ में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रोमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करना पड़ा एंड लोग बहुत जल्दी डिस्प्लेस हुए। जितने भी मुस्लिम्स जो कि इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे वो माइग्रेट करके पाकिस्तान जा रहे थे, एंड जितने भी हिंदूज़ पाकिस्तान की टेरिटरी में रह रहे थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ रहे थे। इस बीच जो हिंदूज़ हैं उन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर आक्रमण किए एंड जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने हिंदूज़ के ऊपर किए। इस वजह से इंडियंस को और मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा। अब महात्मा गांधी ने कहा था, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशनड। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मॉर्निंग। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महात्मा गांधी जी ने 14 अगस्त 1947 में कहा था कि कल इंडिया ब्रिटिश डोमिनेशन से आज़ाद हो जाएगा, एंड ये दिन रिजॉइसिंग का भी होगा एंड मॉर्निंग का भी होगा। रिजॉइसिंग यानी कि हम सब इंडिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे, वही दूसरी ओर हम पार्टीशन के शोक में भी डूबे रहेंगे। एंड महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट उस टाइम के सिनेरियो को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। Here you can see a newspaper cutting end of 200-year-old British rule in India. 19 जुलाई 1947 की न्यूज़ है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। उस टाइम पे डिक्लेयर हो गया था कि जो ब्रिटिश रूल है उसका इंडिया में अब एंड आ चुका है एंड इंडिया विल बी सून इंडिपेंडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं उन सारे चैलेंजेस को जो कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस फेस किए। सबसे पहला चैलेंज, शेपिंग नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हमारा फोकस इन चैलेंजेस पर ही रहने वाला है एंड आगे आने वाले दो चैलेंजेस हम फर्दर चैप्टर्स में करेंगे। इंडिया हैड वास्ट कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है एंड इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की बहुत ही बड़ी कॉन्टिनेंटल साइज है एंड डाइवर्सिटी है। देयर वर डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर एंड रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के लिए फेमस हैं एंड बहुत सारे रिलीजन्स भी इंडिया में रहते हैं। नॉट ओनली हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बट ऑल्सो रिलीजन्स लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियंस ऑल्सो रिसाइड इन इंडिया।
Thus, India, full of such diversity, could not remain long. And हम सभी जानते हैं कि जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स रहने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इंडिया ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इंडिया फुल ऑफ सच डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन लॉन्ग. यानी कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो इंडिया ज़्यादा लंबे समय तक बना नहीं रहेगा. इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे एंड इंडिया अपना गोल, दैट इज़ नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा. नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज़ टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. सेकेंड चैलेंज हमारे इंडिया में ये था कि इंडिया को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी थी. इट वॉज टू इंश्योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू वोट टू एवरीवन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू वोट टू एवरीवन को इंश्योर करना था. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना ही नहीं था, इन सारे प्रिंसिपल्स को इंडिया को अडॉप्ट करना था एंड लंबे समय तक बनाए रखना था, जिससे कि हम इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म करने के चैलेंज को ओवरकम कर सके. इट वॉज टारगेट टू इस्टेब्लिश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम सभी का टारगेट था कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें एंड वही हमको जाके रूल करें. एंड साथ ही लीडर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत इंस्पायर थे. आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से अडॉप्ट किया था. आप ये क्लास 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं. थर्ड पॉइंट है टू पुट पॉलिटिकल कंपटीशन इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. यानी कि हम सब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट तो करेंगे बट साथ में कंपटीशन भी रहना चाहिए जिससे बेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो. एंड हमें ये भी इंश्योर करना था कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हो. यानी कि कोई भी रिगिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ पार्टीज़ के द्वारा अडॉप्ट नहीं की जाए जिससे फेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम फॉर्म कर सकें. चैलेंज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये भी एक चैलेंज था कि हम इंडिया में जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले. थर्ड चैलेंज है टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी. हमने चैलेंज तो फॉर्म कर लिया, हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो ले आई, इस नेशन का और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या ही फ़ायदा जब तक कि हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में ना बने और पूरी सोसाइटी का वेल बीइंग हम इंश्योर ना कर पाए. सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इंडिया में इक्वलिटी जैसे प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर पाएँ. जितने भी सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे पाए जिससे वो अपलिफ्ट हो सके. दूसरा, इंडिया ने एक लिस्ट बनाई थी DPSP की फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. DPSP इम्प्लाइज फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आप इसे क्लास 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं. एंड DPSP में वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो कि स्टेट को अडॉप्ट करने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए. The real challenge to ensure economic development of India was eradication of poverty. जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंड इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. साथ ही में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ भी लानी थी. सिर्फ लानी ही नहीं थी, उनको इम्प्लीमेंट करके वेलफेयर बढ़ाना था सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स का एंड इक्वालिटी को इंश्योर करना था. यहाँ पे जो आप 3 स्टैम्प्स देख रहे हैं, ये 3 स्टैम्प्स इशू किए गए थे 1950 में एंड ये मार्क कर रहे थे इंडिया के फर्स्ट रिपब्लिक डे को जो कि 26/1950 में सेलिब्रेट किया गया था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लिया गया था. एंड ये 3 स्टैम्प्स इंडिया के द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं.
अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वन मार्कर है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन सा प्राइमरी चैलेंज फेस किया था. सो इट वाज नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी. तो गाइज हेयर यू कैन सी द पोम द डॉन ऑफ फ्रीडम, जिसके राइटर है फैज़ अहमद फैज़. अब फैज़ अहमद फैज़ के बारे में यहाँ दे रखा है. इनका जन्म सियालकोट में हुआ था एंड ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रहे. ये एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल लीनर थे. लेफ्टिस्ट का मतलब इन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया. इनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी. सोशलिज्म मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में पूरी इंडस्ट्रीज एंड पूरी वेलफेयर स्कीम्स का कंट्रोल रहेगा. ही अपोज्ड द पाकिस्तानी रिजीम एंड वॉज इम्प्रीजन्ड. इन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम को अपोज किया एंड इस वजह से इनको जेल भी हुई. कलेक्शंस ऑफ हिज पोएट्री इंक्लूड नक्श ए फरियादी, दस्ते सबा, जिंदन नामा. नक्श ए फरियादी, दस्ते सबा एंड जिंदन नामा ये उनकी पोइट्री के कलेक्शंस हैं. रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ साउथ एशिया इन 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में फैज़ अहमद फैज़ को साउथ एशिया के ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक माना जाने लगा. एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे. एंड मुस्लिम लीग ये वही पार्टी थी जो इंडियन कांग्रेस के अगेंस्ट में थी एंड इसने ही पाकिस्तान की क्रिएशन की डिमांड रखी थी. यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिएशन की डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी. एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अबव स्टेटमेंट कहा था एट कराचीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर 11 अगस्त 1947 में. एंड हेयर इज़ द पोम टुडे आई कॉल वारिस शाह, जो कि अमृता प्रीतम ने लिखी है. अमृता प्रीतम एक पंजाबी पोइट है एंड ये फिक्शन राइटर है. फिक्शन राइटर यानी कि ये इमेजिनरी स्टोरीज़ लिखती है. उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री एंड जनन पीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है. आफ्टर पार्टीशन शी मेड दिल्ली हर सेकेंड होम. पार्टीशन के बाद में इन्होंने अपना दूसरा घर दिल्ली को बनाया. शी वॉज एक्टिव इन राइटिंग एडिटिंग नागमणि अ पंजाबी मंथली मैगजीन टिल हर लास्ट. इन्होंने पंजाबी मंथली मैगजीन नागमणि की एडिटिंग का और राइटिंग का काम किया इनकी मृत्यु तक. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने चीफ मिनिस्टर्स को क्या लेटर लिखा था 15 अगस्त 1947 में. सो गाइज़ इन दोनों चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है. आप इन दोनों कोटेशंस को, इन पोएम्स को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, वरना ये इम्पोर्टेंट नहीं है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. यानी कि इस टॉपिक में हम पार्टीशन के बारे में जानेंगे. हम जानेंगे कि किस टाइप से लोग डिस्प्लेस हुए एंड हम जानेंगे कि किस टाइप से वो रिहैबिलिटेट हुए. रिहैबिलिटेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से लोग इंडिया में मूव कर रहे थे एंड इंडिया से लोग पाकिस्तान में मूव कर रहे थे. तो जब इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट किया तब इन्होंने किस टाइप से अपने हाउसेस को फॉर्म किया एंड किस टाइप से ये वापस से न्यू कंट्रीज़ में बसे. सबसे पहले हम जानते हैं पार्टीशन का बेस, दैट इज़ टू नेशन थ्योरी. ड्यू टू पार्टीशन टू नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. हम सभी जानते हैं कि पार्टीशन के बाद दो नेशंस एग्जिस्टेंस में आए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने दी थी एंड मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना. इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया में दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. इट डिमांडेड अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान. ये जो टू नेशन थ्योरी थी इसने मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन पाकिस्तान की डिमांड की थी. इस टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस ने अपोज किया, बट फिर भी टू नेशन थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया एंड इंडिया दो नेशंस में पार्टीशन हो गया इंडिया का. इसके पीछे रीज़न क्या था?
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोज करने के बाद भी इंडिया का पार्टीशन हुआ एंड इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया। इसके पीछे रीजंस है सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s। 1940s में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये जो कम्युनल राइट्स है ये बहुत ज़्यादा भड़के एंड टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट करना पड़ा। दूसरा, पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। जो मोहम्मद अली जिन्ना है जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे एंड जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के लीडर थे, इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कंपटीशन हमें देखने को मिला था। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी एंड महात्मा गांधी ने अटेंड की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तब मुस्लिम लीग ने ये अपोज किया था इस क्लेम को कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सारी माइनॉरिटीज़ हर ग्रुप को कंप्राइज करके बनी हुई है। सो आप देख सकते हैं कि 1940s के टाइम पे किस टाइप से डिफरेंसेस प्रिवेल कर रहे थे। आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की मॉडर्न हिस्ट्री के 3rd चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट में पढ़ने वाले हैं। एंड तीसरा था ब्रिटिश रोल। जो ब्रिटिश रोल था वो भी इन दो नेशंस के क्रिएशन के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स एंड जितनी भी कम्युनिटीज़ है इनके सामने ऑप्शन रखा था कि या तो आप सेपरेट नेशन फॉर्म कर ले, या फिर आप इंडिया के साथ रहें, या फिर आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाएं। यानी कि जितनी भी टेरिटरीज़ है, जितनी भी कम्युनिटीज़ है, उन सब के पास ऑप्शन था। सो ये रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ। अब है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन हुआ, बट पार्टीशन का प्रोसेस कैसा था। द पार्टीशन वॉज वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। जो पार्टीशन था, पार्टीशन के टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा वायलेंस सफ़र किया, इस वजह से पार्टीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एंड हमने कह तो दिया था कि 2 कंट्रीज़ बनेगी, इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इन बाउंड्रीज़ को किस टाइप से इम्प्लीमेंट करना है एंड डिसाइड करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहला तो ये कि देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन इंडिया। यानी कि ये जो इंडिया है यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रह रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे सिर्फ हिंदूज रह रहे हैं। एंड जो पार्टीशन था उसका बेसिस था रिलीजन। जब कोई एक सिंगल बेल्ट है ही नहीं तो हम किस पर्टिकुलर एरिया को एक अलग कंट्री बना देंगे। आप देख सकते हैं कि इंडिया में 2 एरियाज थे कंसंट्रेशन के मुस्लिम मेजॉरिटी के, यानी कि ये है इंडिया एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन था मुस्लिम्स का एंड यहाँ एक कंसंट्रेशन था मुस्लिम्स का। एंड ये दोनों एरियाज एक बहुत बड़ी टेरिटरी से अलग हुए थे। सो इस टेरिटरी को चीर के इन दोनों को ज्वाइन करना तो पॉसिबल नहीं था। हम बात कर रहे हैं ये इंडिया, ये पाकिस्तान एंड ये आज का बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश पहले का ईस्ट पाकिस्तान था। एंड इन दो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को एक बनाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। ओवरऑल ये सिर्फ एक ही पाकिस्तान था। देयर वॉज नो वे टू जॉइन दैम। इन 2 मेजॉरिटी एरियाज़ को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं था। इट वॉज सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपांस ऑफ टेरिटरी। ये एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी से सेपरेटेड थे। दस इट वॉज डिसाइडेड देयर विल बी 2 पाकिस्तान्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। It was about the first challenge in the process of partition. Now moving on to the second challenge, that is not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. यानी कि जो जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। इसका एग्जाम्पल है NWFP। NWFP की फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस।
ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था जो कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना नहीं चाहता था। एंड इस पर्टिकुलर एरिया की जो प्रोटेस्ट्स है, इसको लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने टू नेशन थ्योरी का बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन किया, बट इनकी वॉइस को इग्नोर किया गया एंड NWFP को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर लिया गया। सो गाइस, पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करने में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे इंडिया के साथ ज्वाइन होना नहीं चाहते थे। तीसरा चैलेंज है, टू ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल हैड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ पंजाब। सो ये पंजाब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया तो है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं रहते थे, कुछ कंसंट्रेशंस में यहाँ हिंदूज़ भी थे। तो अगर हम पंजाब को पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर दे तो ये जो हिंदूज़ है ये कहाँ जाएंगे। एंड सिर्फ पंजाब के साथ ही नहीं, बंगाल के साथ भी ये केस था। इसके पीछे रीज़न ये कि जो पंजाब है वो वेस्ट पाकिस्तान के टच में था एंड जो बंगाल है वो ईस्ट पाकिस्तान के टच में था। बट पंजाब एंड बंगाल इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स थे, तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे नहीं, हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी दोनों ही रह रही थी। एंड इन दोनों को किसी भी एक कंट्री में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर इन्हें इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जाता तो मुस्लिम्स को वायलेंस सफ़र करना पड़ता एंड मुस्लिम्स को पाकिस्तान के, एंड इस एरिया को पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट किया जाता तो हिंदूज़ को सफ़र करना पड़ता। इस वजह से ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाइफरकेट किया जाएगा, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस जगह पे मुस्लिम्स है। जिस जगह पे ज़्यादा मुस्लिम्स है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाएगा एंड जिस जगह पे हिंदूज़ ज़्यादा है उसको इंडिया को दे दिया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि 14-15 अगस्त तक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बाइफरकेशन हो ही नहीं पाया था। इस वजह से लोगों को ये पता तक नहीं था कि वो इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में। It was not decided by 14-15 August, so people did not know whether they are in Pakistan or India. Thus, partition of these two was deepest trauma of partition. अब जब लोगों को पता ही नहीं है कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान में है, तो वो अपने अपने बेसिस पे अलग अलग नेशंस को कंसीडर करेंगे एंड दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे ऑपरेशन जताएगी। सो गाइज़, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंड इसी वजह से इन दोनों स्टेट्स ने डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन फेस किया। यहाँ से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वन मार्कर उठ के आ सकता है। अब गाइज नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। हम सभी जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस एंड सप्रेस किया गया। माइनॉरिटीज़ ने अपने आप को मेजॉरिटी रिलीजन के एरियाज़ में फंसा हुआ पाया। बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा था एंड माइनॉरिटीज़ वर इजी टारगेट्स ऑफ अटैक्स। माइनॉरिटीज़ जो है वो अटैक्स का टारगेट थी मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा। माइनॉरिटीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उन्हें फ्यू आवर्स नोटिस पे ही अपने घर को छोड़ना था एंड अपनी डेजिग्नेटेड कंट्री की ओर मूव करना था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको मार दिया जाता। सो गाइस, हम ये देख रहे हैं कि पार्टीशन पीसफुल नहीं था, पार्टीशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। द पार्टीशन वॉज लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पीपल। जो पार्टीशन था वो अब तक के वर्ल्ड में लार्जेस्ट, यानी कि बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए थे। मोस्ट एब्रप्ट यानी कि बहुत जल्दी पार्टीशन हुआ था। हमने देखा कि पंजाब एंड बंगाल में तो डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेशन हो ही नहीं पाया था, लोगों को पता ही नहीं था कि वो कौन सी कंट्री में है।
यानी कि पार्टीशन बहुत ही जल्दीबाजी में हुआ था, तो ये मोस्ट एब्रप्ट था, अनप्लैन्ड था। हम पंजाब एंड बंगाल का ही केस ले लें, लोगों को पता ही नहीं था कि वो कौन सी कंट्री में है, सो इट वाज अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पीपल। ट्रेजिक तो ये ऑफ कोर्स था क्योंकि बहुत सारा वायलेंस एंड हमें ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट फेस करने को मिला था। देयर वर किलिंग्स एंड एट्रॉसिटीज़, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को मारा जा रहा था एंड उन्होंने बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ भी सफ़र की थी। लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता ये कम्यूनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे, यानी कि यहाँ पे इन 3 जगहों पे बहुत ज़्यादा हमें कम्यूनल वायलेंस देखने को मिला था। Minorities on both sides fled their homes and secured temporary shelter in refuge camps. दोनों साइड में जो माइनॉरिटीज़ थी वो अपने घर से अपने परिवार के साथ माइग्रेट कर गई एंड इन्होंने रिफ्यूज कैंप्स में शेल्टर लिया, टेम्पररी शेल्टर लिया, जब तक कि वो दूसरी कंट्री में अपना शेल्टर, परमानेंट शेल्टर ना बना ले। ड्यूरिंग जर्नीज माइनॉरिटीज़ वर अटैक्ड, किल्ड एंड रेप्ड। अपनी जर्नीज़ के दौरान माइनॉरिटीज़ को बहुत अटैक किया गया, किल्ड किया गया एंड वुमेंस का रेप हुआ। कंट्रीज़ फ्रीडम मीन्ट लाइफ इन रिफ्यूज कैंप्स फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। जो कंट्री की फ्रीडम थी उसका मतलब था लाइफ इन रिफ्यूज कैंप्स फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उन्होंने रिफ्यूज कैंप्स को ही अपना शेल्टर बनाया था। Here you can see a train full of refugees in 1947. हम सभी जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे भरी हुई लाशों की ट्रेन्स भी आई थी। सादत हसन मंतो ने लिखा है, रायोटर्स ब्रॉट द रनिंग ट्रेन टू अ हॉल्ट, यानी कि जो लोग वायलेंस कर रहे थे उन्होंने एक चलती हुई ट्रेन को हॉल्ट बना दिया, यानी कि बहुत सारी लाशों से भर दिया। पीपल बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटी वर पुल्ड आउट एंड स्लॉटर्ड विद स्वॉर्ड्स एंड बुलेट्स, यानी कि जो लोग उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उसको अदर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा स्वॉर्ड्स एंड बुलेट्स से स्लॉटर्ड कर दिया गया। आपको पता है कि हम मीट को स्लॉटर करते हैं, उस टाइप से जो लोग हैं उनको स्लॉटर कर दिया गया। द रिमेनिंग पैसेंजर्स वर ट्रीटेड टू हलवा, फ्रूट्स एंड मिल्क, एंड जो सेम कम्युनिटी के थे उनको हलवा, फ्रूट्स एंड मिल्क के साथ ट्रीट किया गया। द चीफ ऑर्गेनाइजर सेड, brothers and sisters, news of this train's arrival was delayed. That's why we have not been able to entertain you lavishly the way we wanted to. ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि भाइयों और बहनों, जो ट्रेन की अराइवल की न्यूज़ है वो डिले हो गई है, इस वजह से हम आपको उस टाइप से एंटरटेन नहीं कर पाएंगे जिस टाइप से आप चाहते थे। इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट का सोर्स है इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरी कासरी नफसी। पार्टीशन के टाइम पे वुमेंस ने बहुत ज़्यादा वायलेंस सफ़र किया। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन अबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे वुमेंस को किडनैप कर लिया गया। दे वर फोर्स टू कन्वर्ट देयर रिलीजन्स एंड टू मैरिजेस, दूसरी कम्युनिटी के लोगों द्वारा दूसरी कम्युनिटी की वुमेंस को अपने रिलीजन में कन्वर्ट किया गया एंड उनको मैरिजेस के लिए फोर्स किया गया। वुमेंस वर किल्ड बाय फैमिली मेम्बर्स फॉर सेक ऑफ फैमिली ओनर, जो औरतें थी उनको उनके परिवार के लोगों ने ही मार दिया ताकि वो अपने परिवार की इज्जत बचा सके। मतलब वुमेंस अपने खुद के घर में भी सेफ नहीं थी। अब हम देखते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें डिवाइड हुई थी। पार्टीशन के टाइम पे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारा डेजर्ट का पार्ट जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, बहुत सारी दलदली भूमि भी पाकिस्तान के पास चली गई, यानी कि बहुत सारी लाइबिलिटीज़ डिवाइड हुई, साथ ही में एसेट्स भी डिवाइड हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस रिवर जो है वो अब पाकिस्तान के पास चली गई, बहुत सारी माइंस पाकिस्तान के साथ चली गई।
एंड कराची सी पोर्ट भी पाकिस्तान के पास चला गया। इधर हम ईस्ट पाकिस्तान पे देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो कि पहले बंगाल कहलाया जाता था वो अब ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया। सो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स डिवाइड हुए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ कंट्री, अब जब कंट्री डिवाइड हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट्स भी डिवाइड होंगे, एंड डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस भी डिवाइड होगा। साथ ही में फाइनेंशियल एसेट्स भी डिवाइड हुए। एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे, अब जब कंट्री डिवाइड हो रही है तो रेलवे लाइंस एंड गवर्नमेंट भी दूसरी फॉर्म होगी, तो जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट के एंड रेलवे के वो भी डिवाइड हो गए। वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ हु लिव्ड टुगेदर, और जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एक दूसरे को भाई भाई मानते थे, भाई भाई कहते थे, वो भी एक दूसरे से अलग हो गए। अलग हुए जो तो हुए, साथ ही में ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी उन्होंने फेस किया, बहुत सारे वायलेंस से भी उन्होंने सफ़र किया। द पार्टीशन फोर्स 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस बॉर्डर। हम पढ़ के आए हैं कि इंडिया का जो ये माइग्रेशन था, इंडिया का जो ये पार्टीशन था, ये लार्जेस्ट था। आप खुद देख सकते हैं कि 8 मिलियन लोग जो है उन्होंने माइग्रेट किया, और हमने देखा था कि ये ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पीपल था। ट्रेजिक ऐसे कि 5 से 10 लाख लोग तो इस माइग्रेशन के दौरान ही मर गए। राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स, इन्होंने इस पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हार्ट्स कहा। इवन आफ्टर पार्टीशन, जब 1951 में सेंसस हुआ तो मुस्लिम्स इंडिया की 12% पॉपुलेशन को अकाउंट करते थे। अब ये मोर देन 21% है प्रेजेंट में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। Here you can see Gandhi in Noakhali, now in Bangladesh in 1947. नोआखली जो कि बांग्लादेश में एक जगह है, वहाँ पे गांधी को दिखाया गया है कि किस टाइप से उन्होंने इस ट्रॉमा को एड्रेस किया था, किस टाइप से वो लोगों से मिल रहे थे। अब पार्टीशन के बाद बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो आए, साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस लेकर भी इंडिपेंडेंट नेशन उभरा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज था कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को कैसे ट्रीट करेगी, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी को कैसे ट्रीट करना है, इसकी वजह से भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ थे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इंडिया को हिंदू नेशन बना देना चाहिए, वहीं कुछ लोग सेक्युलर इंडिया के पक्ष में थे। आफ्टर ऑल हम सब जानते हैं कि इंडिया के लीडर्स कितने फोरसाइटेड हैं, इस वजह से इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री ही बनाया गया। एंड इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब आपको यहाँ महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है। ऑन द 15th August 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebrations. 15 अगस्त 1947 में जो महात्मा गांधी है उन्होंने किसी भी टाइप के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो कोलकाता में थे, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स ने पूरे एरिया को वायलेंस से भर दिया था। He was saddened by the communal violence and disheartened that the principle of ahimsa and satyagraha, active but non-violent resistance that he had lived and worked for, had failed to blind the people in troubled times. गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि इंडिया ने कम्युनल वायलेंस को फेस किया, एंड ये महात्मा गांधी के दो प्रिंसिपल्स अहिंसा एंड सत्याग्रह के अगेंस्ट में थे। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदू एंड मुस्लिम्स टू गिव अप द वायलेंस। गांधी जी कोलकाता गए थे ताकि वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को परसुएड कर सके, उन्हें मना सके वायलेंस को एंड करने के लिए। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन, एंड उनकी कोलकाता में जो प्रेजेंस थी उसने सिचुएशन को काफ़ी सुधारा भी। एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी। With joyous dancing in the streets, Gandhiji's prayer meetings attracted large crowds. And गांधी जी की वजह से कोलकाता में भी कम्युनल वायलेंस का एंड हुआ, एंड लोगों ने कम्युनल वायलेंस को एंड करके कम्युनल हार्मनी को अडॉप्ट किया।
एंड उन्होंने गांधी जी के साथ में जॉयस डांसिंग्स भी परफॉर्म करी. But this was the short lived as riots between Hindu and Muslims erupted once again, and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. But ये जो कम्युनल हारमनी थी थोड़े टाइम तक ही रही, एंड अगेन हिंदू मुस्लिम राइट्स इरप्ट हो गए. एंड इस वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इनडेफिनिट फास्ट पर जाएंगे जब तक कि ये लोग वापस से कम्युनल हारमनी को अडॉप्ट ना कर ले. Next month, Gandhiji moved to Delhi, where large violence had erupted. अगले महीने गांधी जी दिल्ली गए. He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens. एंड वो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स को इंडिया में डिग्निटी के साथ रहने के लिए अलाउ किया जाए. He was also concerned about the relations between India and Pakistan. वो चाहते थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान के relations improve हो. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitments to Pakistan. गांधी जी इस बात से भी दुखी थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स किए थे उनको फॉलो नहीं करेंगे. With all this in mind, he undertook what turned out to be his last fast in January 1948. And उनकी ज़िंदगी का दिल्ली में ये लास्ट फास्ट था. As in Kolkata, his fast had a dramatic effect in Delhi. Communal tension and violence reduced. Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. गांधी जी के फास्ट की वजह से दिल्ली में भी कोलकाता की तरह ही सिचुएशन इम्प्रूव हुई एंड लोग अपने अपने घरों तक शांति से पहुंच पाए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज. एंड इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉलो करने के लिए भी एग्री कर दिया एंड पाकिस्तान को उसके ड्यूज दे दिए गए. गांधी जी's actions were however not liked by all. गांधी जी जो ये कर रहे थे वो हर किसी को पसंद नहीं था. Extremists in both communities blamed him for their conditions. दोनों साइड पे यानी कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एंड जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट है इन्होंने गांधी जी को ब्लेम किया उनकी कंडीशंस के लिए. Despite this, he continued to meet everyone during his prayer meetings. ये सब जानते हुए भी गांधी जी ने प्रेयर मीटिंग्स में सबसे मिलने जुलने का काम किया. Finally, on 30 January 1948, one such Hindu extremist, नाथुराम विनायक गोडसे, ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे पूना से, walked up to Gandhi ji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. नाथुराम गोडसे पूना के रहने वाले थे एंड इन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के एक इवनिंग प्रेयर मीटिंग के दौरान 3 बुलेट्स मार के गांधी जी की हत्या कर दी, गांधी जी को असैसिनेट कर दिया. thus ending a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. एंड गांधी जी की मौत के साथ ही एक लंबे समय से सत्य की लड़ाई, अहिंसा, न्याय और बर्दाश्त करने की क्षमता का अंत हुआ. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस तो वो एरियाज़ थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में थे एंड इन एरियाज़ को वॉइस रॉय के द्वारा एक आदमी अपॉइंट किया जाता था, वो रूल करता था. बट वहीं प्रिंसली स्टेट्स को प्रिंसेस रूल करते थे एंड ये जो प्रिंसेस थे उनके इंटरनल अफेयर्स में ऑटोनॉमी मिली थी, बट इनको ब्रिटिश सुप्रीमेसी, पैरामाउंसी एंड सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन को अडॉप्ट करना था. यानी कि रूलर्स एंड किंग्स अपने प्रिंसली स्टेट्स में जब तक ही रूल कर सकते हैं जब तक कि वो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को अडॉप्ट करें.
एंड ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडिया के 1/3 एरिया को ऑक्यूपाई करते थे एंड 1/4 पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते थे इंडिया की। अगर आपके पेपर में प्रिंसली स्टेट्स के फीचर्स मेंशन करने आए तो आप ये फीचर्स ही मेंशन करेंगे। बट इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 565 प्लस प्रिंसली स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 565 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे एंड ब्रिटिशर्स ने इनके सामने 3 ऑप्शंस रखे थे कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान को, या फिर वो फ्री भी रह सकते हैं। एंड ये प्रॉब्लम एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि ये यूनाइटेड इंडिया के हमारे ड्रीम को थ्रेटन कर सकती थी, क्योंकि अगर ये प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग पाथ को अडॉप्ट करते तो इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाते एंड एक इंडिया इंटीग्रेटेड नेशन में फॉर्म नहीं होता। एंड ये प्रॉब्लम भी जल्दी ही स्टार्ट हुई। ट्रैवनकोर के रूलर ने इंडिपेंडेंस को अनाउंस कर दिया। ट्रैवनकोर एक प्रिंसली स्टेट था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। नवाब ऑफ भोपाल ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इन दिस मैप यू कैन सी द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये जो येलो से है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस है एंड जो ये ब्लू से है ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, सो जम्मू कश्मीर, ये पंजाब स्टेट्स, अजमेर, मेवाड़, ग्वालियर, गुजरात, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, जूनागढ़, बड़ौदा, त्रिपुरा, मणिपुर, खासी, कूच बिहार, ये प्रिंसली स्टेट्स थे। एंड अदर जो भी येलो में है वो सारे के सारे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी। सो आपके मैप फिल करने में आ सकता है, तो ये मैप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स के सामने जो ये चॉइसेस थी किस टाइप से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्रिएट कर सकती थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया जो है बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज़ में बट जाए, क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट्स अपनी विल के अकॉर्डिंग पाथ को अडॉप्ट कर लेते तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाए। बट हमारे इंडियन लीडर्स का गोल था यूनिटी को इंश्योर करना, सेल्फ डिटर्मिनेशन इंश्योर करना एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करना। सो डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए एंड डेमोक्रेटिक राइट्स को इंश्योर करने के लिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि इन प्रिंसली स्टेट्स को अकोमोडेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी। हमारे इंडिया की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो तो प्रिंसिपैलिटीज़ के यानी प्रिंसली स्टेट्स के डिविजन्स के अगेंस्ट थी। बट वही मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि स्टेट्स जो है वो अपने पाथ को चूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोटेशन है, वी आर एट अ मोमेंटस स्टेज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हम सब इंडिया की एक ऐसे स्टेज में है जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू न्यू ग्रेटनेस वाइल लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज़। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, बट अगर हमारे देश में यूनिटी नहीं रहती है तो बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज़ हो जाएंगी। आई होप द इंडियन स्टेट्स विल रियलाइज फुली दैट इफ वी डू नॉट कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर इन जनरल इंटरेस्ट, anarchy and chaos will overwhelm us all, great and small, and lead us to total ruin. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर हम सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो बहुत ही हमें बैड फ्यूचर इंडिया का देखने को मिलेगा। बट वही दूसरी तरफ अगर हम यूनाइट कर लेते हैं तो हम हमारे इंडिया के तीनों चैलेंजेस को ओवरकम करके एक ड्रीम इंडिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर थे एंड इन्हीं के पास पूरी अथॉरिटी थी कि इन्हें इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाए रखना था एंड एक यूनाइटेड इंटीग्रल नेशन की फॉर्मेशन करनी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ एंड इनकी डेथ 1950 में हो गई।
ये हमारे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के लीडर थे, ये कांग्रेस के लीडर थे एंड ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे एंड इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में बहुत ही हिस्टोरिक एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज़ के इम्पोर्टेंट मेंबर थे। कमिटीज़ जैसे फंडामेंटल राइट्स की कमेटी, माइनॉरिटीज़ की एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी, इनके ये मेंबर थे। ही नेगोशिएटेड विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से बातचीत की एंड उनको फर्मली यानी दृढ़ता से एंड डिप्लोमेटिकली यानी कि कूटनीतिज्ञ, यानी कि जो इंसान अपनी नीति की नॉलेज को लेकर सामने वाले इंसान को परसुएड कर सकता है। परसुएड यानी सामने वाले इंसान को मना सकता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। एंड फर्मली एंड डिप्लोमेटिकली इन्होंने मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिला लिया एंड मिलाने के लिए एक स्किलफुल परसुएशन पावर की रिक्वायरमेंट थी। हम देख सकते हैं कि पहले उड़ीसा जो है वो 26 स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेगोशिएशंस ने एक स्टेट उड़ीसा का निर्माण किया। 14 बड़े स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशंस को मिला करके सौराष्ट्र गुजरात का निर्माण हुआ। हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट अप्रोच थी वो 3 कंसीडरेशंस से गाइडेड थी। सबसे पहला तो ये कि ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन होना चाहते थे। दूसरा ये कि जो स्टेट्स ज्वाइन नहीं होना चाहते थे उनको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार थी, ताकि वो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके एंड एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना सके उन्हें इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए। पार्टीशन के बाद में डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी यानी टेरिटरी को निर्धारित करना, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज यानी कि सारी टेरिटरीज को इंटीग्रेट करना एंड कंसोलिडेट करना सबसे मेजर फोकस बन गया था इंडिया का जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये 3 प्रिंसिपल्स थे, ये 3 कंसिडरेशंस थी जिससे हमारी गवर्नमेंट अप्रोच काम कर रही थी। इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच के रिजल्ट क्या हुए? सबसे पहले पीसफुल नेगोशिएशंस ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, यानी कि जो पीसफुल नेगोशिएशंस है सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में सफल रही। अब आपके पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये था कि इसको साइन करना था उन सारे स्टेट्स को जो कि इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। रूलर्स ऑफ मोस्ट स्टेट्स साइंड द डॉक्यूमेंट हु अग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। जो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स ने इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया था जो कि इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। बट जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर इनका एक्सेशन डिफ़िकल्ट था। जो जूनागढ़ का इशू है उसे तो एक प्लेबिसाइट का मतलब होता है एक जनरल रेफरेंडम जो कि हम लोगों से कंडक्ट करवाते हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को जानने के लिए। एंड एक ऐसी ही प्लेबिसाइट जूनागढ़ में कंडक्ट करवाई गई जिससे रूलर्स को यानी इंडियन लीडर्स को एक कंफर्म हो गया कि जूनागढ़ के लोग इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं। एंड गाइस, ये जो जूनागढ़ है ये आज के गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। अब हमने ये तो देख लिया कि किस टाइप से जूनागढ़ का इंटीग्रेशन हुआ, बट हम इस चैप्टर में हैदराबाद एंड मणिपुर के इंटीग्रेशन के बारे में भी जानेंगे। वही कश्मीर का इशू हम एंड के चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। अभी हम सिर्फ हैदराबाद एंड मणिपुर को जानने के बाद नेशन बिल्डिंग में आने वाले 3rd चैलेंज को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हैदराबाद। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सरदार पटेल निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ है। सो हेयर वी कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल
एंड हेयर इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सो गाइज, हैदराबाद का इशू किस टाइप से सॉल्व हुआ, उससे पहले हम ये थोड़ा बहुत हैदराबाद के बारे में इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। हैदराबाद जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था एंड ये आज के तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ था। एंड ये हैदराबाद चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। इसका जो रूलर था उसे निज़ाम कहते थे एंड ये निज़ाम वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करता था। निज़ाम जो है वो हैदराबाद का इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, यानी कि निज़ाम हैदराबाद को अपनी एक अलग ही कंट्री बनाना चाहता था, वो इंडिया के साथ ज्वाइन होना नहीं चाहता था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में नेगोशिएशंस हो रही थी। हैदराबाद के जो लोकल लोग हैं वो निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से उन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट में फोर्स गैदर करी ताकि वो रिवोल्ट कर सके एंड उनकी इच्छा है कि वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होना चाहते हैं उसको दर्शा सके। पीजेंट्री विच वॉज विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल रोज अगेंस्ट निज़ाम इन तेलंगाना। हैदराबाद की जो पीजेंट्री थी, यानी कि जो फार्मर्स हैदराबाद में थे, वो निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के विक्टिम थे एंड वो निज़ाम को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो सब मिलकर के निज़ाम के अगेंस्ट में खड़े हुए। साथ ही बहुत सारी वुमेन्स जो थी हैदराबाद की, वो भी निज़ाम के रूल से बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड थी। हैदराबाद वॉज द नर्व सेंटर ऑफ मूवमेंट। हमने जस्ट अभी अभी देखा कि हैदराबाद आज के तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नॉट, इट्स गाइज आंध्र प्रदेश, सॉरी फॉर द मिस्टेक, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, इसको मिलाकर के हैदराबाद था। बट वही हैदराबाद में भी एक पर्टिकुलर जगह थी, सिटी हैदराबाद। यानी कि ये हैदराबाद तो पूरा प्रिंसली स्टेट है, इसमें भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैदराबाद जो है वो निज़ाम के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चल रहा था उसका नर्व सेंटर बना। कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस वॉज इन फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, यानी कि जो लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ में कम्युनिस्ट एंड साथ में हैदराबाद की जो कांग्रेस है वो भी आ गई। इस वजह से एक लार्ज स्केल मूवमेंट हमें देखने को मिला निज़ाम के अगेंस्ट में। अब जब निज़ाम के स्टेट में इतना सब कुछ हो रहा है तो निज़ाम भी तो कैसे ना कैसे इनको सप्रेस करने की कोशिश करेगा एंड कुछ रिस्पॉन्स भी देगा। निज़ाम ने अपना रिस्पॉन्स दिया रज़ाकर्स के साथ। रज़ाकर्स कौन थे? रज़ाकर्स एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जो कि लोगों के ऊपर निज़ाम द्वारा छोड़ी गई थी एंड इनकी जो एट्रोसिटीज़ है एंड इनका जो कम्युनल नेचर है इसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने लोगों के मर्डर किए, लोगों को लूटा, दे मेम्ड पीपल, दे रेप्ड विमेन, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रज़ाकर्स है ये कम्युनल नेचर के थे एंड इन्होंने पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स को सप्रेस किया। इसका मतलब कि रज़ाकर्स जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को कंप्राइज करते थे एंड कम्युनल इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये एंटी रिलीजनल था। अब इतना सब कुछ होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को ऑर्डर किया कि वो हैदराबाद में जाएं और सिचुएशन को टैकल करें। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी निज़ाम की फोर्सेस मतलब रज़ाकर्स को कंट्रोल करने के लिए मूव कर जाती है। बहुत फाइटिंग होने के बाद में निज़ाम सरेंडर कर देता है एंड हैदराबाद फाइनली सितंबर 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता है।
सो गाइस, इस टाइप से हैदराबाद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। अब आइए देखते हैं मणिपुर की प्रॉब्लम क्या थी एंड वो किस टाइप से सॉल्व हुई। अब मणिपुर में सबसे पहले हम देखेंगे किंग का स्टैंड। मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बौद्ध चंद्र सिंह। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, बट इन्होंने इंटरनल ऑटोनॉमी की मांग करी थी कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट जब तक ही रहेंगे जब तक कि मणिपुर को इंटरनल अफेयर्स में काम करने के लिए ऑटोनॉमी है। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हैड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। लोगों के दबाव के अंडर आके महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह ने जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शंस करवाए एंड मणिपुर जो है वो इंडिया का फर्स्ट पार्ट बना जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे। एंड इन इलेक्शंस का रिजल्ट ये आया कि जो मणिपुर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब कि मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही, बट वहाँ का रूलर बौद्ध चंद्र सिंह या फिर आगे आने वाले किंग के सक्सेसर्स ही रहेंगे। अब ये तो था किंग का स्टैंड। अब देखते हैं कि मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका क्या स्टैंड था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे ऑन द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। यानी कि बहुत सारे डाइवर्स आइडियाज़ थे कि मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ तो जो मणिपुर की स्टेट कांग्रेस थी वो मर्जर चाहती थी इंडिया के साथ, वहीं पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसको अपोज किया। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मणिपुर के महाराजा को परसुएट करने में सक्सेसफुल हो जाती है एंड फाइनली मणिपुर सितंबर 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। अब गाइस चलते हैं इस नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था। तो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में पहला चैलेंज हमने देखा पार्टीशन, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड तीसरा था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि अब हमने बाहर से तो देश को इंटीग्रेटेड बना लिया है, बट अंदर से किस टाइप से स्टेट्स की बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। Now the challenge was to draw internal boundaries of the Indian states. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. अब हमें ये इंटरनल बाउंड्रीज तो ड्रॉ करनी थी, बट इस टाइप से ड्रॉ करनी थी कि हम इंडिया के बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एंड डाइवर्स कल्चर्स को अकोमोडेट कर सके, साथ ही में बाउंड्रीज भी ड्रॉ कर सके और इंडिया की यूनिटी भी अफेक्ट ना हो। अब आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था। इफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आर फॉर्म्ड इट विल ऑल्सो गिव अ फुलिप टू द रीजनल लैंग्वेजेस। अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स फॉर्म होते हैं तो रीजनल लैंग्वेजेस को भी उभर कर आने का मौका मिलेगा एंड वो रिकॉग्नाइज होंगी। It would be absurd to make Hindustani the medium of instruction in all the regions, and it is still more absurd to use English for this purpose. महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम हिंदुस्तानी को इंडिया की एक नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एब्जर्ड होगा। एब्जर्ड यानी कि इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। एंड अगर हम इंग्लिश को भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज घोषित कर देते हैं तो ये भी एब्जर्ड होगा। एंड कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है एंड बहुत सारी डायलेक्ट्स है। इंडिया के लिए वो कहावत भी है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बाणी। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल इंडिया में किस टाइप से स्टेट की बाउंड्रीज ड्रॉ की गई थी। तो गाइस, कॉलोनियल इंडिया में जो बाउंड्रीज ड्रॉ की गई थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही फॉर्म की गई थी।
दूसरा था टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल अवध, झांसी एंड सतारा। ये 3 मेजर टेरिटरीज थी जिसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था। एंड नेक्स्ट है टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। आप सब अभी अभी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़कर आए हैं। इनके बेसिस पे भी बाउंड्रीज ड्रॉ की गई थी। 3 बेसिस थे बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, दूसरा टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड तीसरा टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। बट ये तो हुई कॉलोनियल पीरियड की बात। कॉलोनियल पीरियड के बाद में इंडिया ने किस टाइप से सोचा कि हमें स्टेट की बाउंड्रीज फॉर्म करनी है। सो इसका आइडिया आता है नागपुर सेशन ऑफ 1920। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as basis of formation of states. हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसने ये जो कॉलोनियल पीरियड में जो डिविजन्स हुए थे उनको आर्टिफिशियल बोल के रिजेक्ट किया एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही स्टेट्स की फॉर्मेशन होगी। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसमें भी जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1940 के नागपुर सेशन के बाद, तो उसका बेसिस भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ही था। Many provincial Congress committees were created by linguistic zones. बहुत सारी provincial Congress committees थी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही फॉर्म हुई थी और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है ब्रिटिश इंडिया के उसको रिजेक्ट करती थी, उसको फॉलो नहीं करती थी। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ। Our leaders felt that carving out of states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. हम सभी पार्टीशन की मेमोरी से उभर कर आ रहे थे एंड हमने इंडिया को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा था। तो इंडियन लीडर्स ने ये सोचा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को कार्व आउट करते हैं, स्टेट्स को फॉर्म करते हैं, तो मे बी इसकी वजह से इंडिया में डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन हो जाए। और सेकंड पॉइंट था दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस। और इस वजह से लीडर्स को ऐसा भी लगता था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स फॉर्म करने के चक्कर में हम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इंडिया के डेवलपमेंट को इग्नोर कर देंगे। The need for postponement was also felt because the fate of princely states has not been decided. And इसको इस वजह से भी पोस्टपोन किया गया क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स का जो भविष्य है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया था। एंड फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। यानी कि हम सभी के माइंड में पार्टीशन की जो मेमोरी है वो अभी तक भी फ्रेश थी। बट जो लीडर्स की ये डिसीजन थे, लीडर्स के जो ये डिसीजन थे वो लोकल लीडर्स एंड लोगों को पसंद नहीं आए। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूडेड तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक। जो मद्रास है जो कि आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ था, वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए एक अलग से स्टेट बनाने के लिए डिमांड उठी। आइए इस डिमांड के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो गाइस, वो जो डिमांड उठी थी वो उसको बाद में जाकर के विशाल आंध्र मूवमेंट का नाम दिया गया। विशाल आंध्र मूवमेंट इस वजह से क्योंकि जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया की डिमांड उठी थी इसको फॉर्म करना था एक स्टेट आंध्र प्रदेश में जो कि हम आज देखते हैं।
एंड इसी वजह से इस मूवमेंट का नाम विशाल आंध्र मूवमेंट पड़ा. The Vishal Andhra movement, as the movement for a separate Andhra was called, demanded that from Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were part and be made into a separate Andhra province. यहाँ के लोगों ने डिमांड करी कि हमें मद्रास से कार्व आउट करके तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग से आंध्र प्रदेश बना देना चाहिए. Nearly all the political forces in Andhra region were in favor of linguistic reorganization of Madras province. यानी कि लगभग जितनी भी फोर्सेस थी, लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स एटसेट्रा, वो सब आंध्र प्रदेश बनाने के फेवर में थी. और विशाल आंध्र मूवमेंट में एक जो बड़ा नाम उठ के आता है वो है पोट्टी श्रीरामुलु. इन्होंने विशाल आंध्र मूवमेंट को लीड किया. जो पोट्टी श्रीरामुलु थे वो एक कांग्रेस लीडर थे एंड ये वेटरन गांधीयन थे. गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे. ये 56 दिनों तक, इनकी मौत तक इन्होंने फास्ट किया एंड इस फास्ट की वजह से ही इनकी मौत हो गई. फास्ट उन्होंने इसलिए किया था ताकि एक अलग से आंध्र प्रदेश का निर्माण हो. This caused great unrest and resulted in violent outbursts in Andhra region. इस वजह से जो आंध्र प्रदेश है वहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैल गया. किस वजह से? पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ की वजह से. People in large numbers took to the streets. बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आए और इन्होंने प्रोटेस्ट किया. Many were injured or lost their lives in police firing. बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ गवा बैठे पुलिस फायरिंग में. In Madras, several legislators resigned their seats in protest. मद्रास में बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ने, यानी कि जो मद्रास की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते थे, उन सब लीडर्स ने प्रोटेस्ट के चलते हुए अपनी सीट्स से रिजाइन कर दिया. एंड ये सब होने के पीछे कारण था आंध्र प्रदेश का निर्माण करना. फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक सेपरेट आंध्र स्टेट का फॉर्मेशन होगा एंड ये अनाउंसमेंट हुआ दिसंबर 1952 में. 1953 में आंध्र प्रदेश एक स्टेट बन गया. अब गाइज यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं. इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961. यहाँ पे 1961 में इंडिया में जो जो स्टेट्स थे उनको बताया गया है. अगर आप इस मैप को गौर से देखें तो आज की 2025 के मैप से ये बहुत ही अलग. गाइज आप यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं जो कि आजकल यूनियन टेरिटरी है. पंजाब से कार्व आउट करके हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश को निकाला गया. उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला. मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला. एंड 1961 से पहले गुजरात एंड महाराष्ट्र मिलकर के बॉम्बे कहलाए जाते थे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन दिखाया गया है. ऊपर आप उड़ीसा स्टेट को देख सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही स्टेट है, असम, जबकि आज हम नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स को देख पाते. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसूर, जो कि हम आज के स्टेट्स में यहाँ पे कर्नाटका को पाते हैं. एंड गाइस पहले गोवा, दमन एंड दीयू एक ही यूनियन टेरिटरी थे, दे वर नॉट स्टेट. अब गाइस नीचे पूछ रहा है नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर कार्व्ड आउट. सो गाइस गुजरात जो है वो बॉम्बे से निकला था. मेघालय जो है वो असम से निकला था. हरियाणा पंजाब से निकला था एंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था. नेम 2 स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय पार्टीशन ऑफ द कंट्री. कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बताने हैं जो कि पार्टीशन ऑफ द कंट्री से अफेक्टेड थे. सबसे इम्पोर्टेंट पंजाब एंड देन हमारा वेस्ट बंगाल. अब कुछ ऐसे स्टेट्स बताने हैं जो कि पहले कभी यूनियन टेरिटरी थे. गोवा एंड हिमाचल प्रदेश. गाइस यहाँ पे हमें पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है. इनका जन्म 1901 में हुआ था एंड इनकी डेथ फास्ट करते करते 1952 में हो गई थी.
ये गांधीयन वर्कर थे एंड इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया था सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के। 1946 में इन्होंने एक फास्ट किया कि मद्रास में जो टेम्पल्स है उनको दलित्स के लिए ओपन कर दिया जाना चाहिए। एंड इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 यानी कि इनकी डेथ तक फास्ट किया आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए। एंड 15 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ हो गई। यानी कि इन्होंने फास्ट तो 19 अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया था बट इनकी डेथ 15 दिसंबर 1952 में हुई थी। ओवरऑल 56 डेज का इन्होंने फास्ट किया था। सो गाइज, इतनी डिमांड्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निश्चय किया कि हमें एक कमीशन लाना चाहिए जो कि स्टेट बाउंड्रीज को डिफाइन करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस देगा। The formation of Andhra spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन के बाद में भारत में बहुत सारी जगहों पर लिंग्विस्टिक लाइंस पर बहुत सारे स्टेट्स बनने की डिमांड उठने लगी। These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states. Finally, पीपल फोर्स के चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फॉर्म किया ताकि स्टेट्स की बाउंड्रीज डिफाइन की जा सके। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स शुड बी रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही स्टेट्स को क्रिएट करना उचित समझा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट करी एंड इसने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने का प्रस्ताव प्रेषित किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं बट यहाँ तो सिर्फ 14 स्टेट्स का ही जिक्र है। आइए देखते हैं किस टाइप से अदर स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई। फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। The acceptance of the principle of linguistic states did not mean, however, that all states immediately become linguistic states. इस चीज का एक्सेप्टेंस कि स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही बनने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं था कि स्टेट्स का लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन पूरी तरह से हो गया था। There was an experiment of bilingual Bombay state, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हम 2 लैंग्वेजेस के लिए एक स्टेट बनाएंगे, बॉम्बे स्टेट, कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। एंड ये 2 लैंग्वेजेस थी, गुजराती एंड मराठी। इन दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज को मिलाकर के एक स्टेट बनाया गया था, बॉम्बे स्टेट। बट लोगों की एजिटेशन के चलते हुए 1960 में बॉम्बे स्टेट से 2 स्टेट्स निकले, महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात पर्टिकुलरली गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया एंड महाराष्ट्र पर्टिकुलरली मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए। पंजाब में भी 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल है उनका 1966 में मेन पंजाब स्टेट से अलग करके एक पंजाब स्टेट बनाया गया एंड हिंदी स्पीकिंग के लिए हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। Another major reorganization of states took place in Northeast in 1972. Meghalaya was carved out of Assam in 1972. 1972 में मेघालय को असम से अलग कर दिया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा को भी सेम ईयर में 1972 में ही अलग कर दिया गया। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 में आए। वहीं नागालैंड 1963 में ही फॉर्म हो गया था। Language did not, however, remain the sole basis of organization of states. लंबे समय तक चलते हुए अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही स्टेट्स फॉर्म नहीं हुए थे। लेटर ईयर्स में एक सेपरेट रीजनल कल्चर और रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से भी कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से
एंड झारखंड बिहार से 2000 में अलग कर दिया गया। तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाल करके अलग स्टेट बनाया गया। और जो रीऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है वो यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारी कंट्री इंडिया में अभी भी बहुत सारे सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स की डिमांड्स चल रही है। इसके एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन को एक अलग स्टेट बनाने के लिए, एंड उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में हरित प्रदेश को बनाने के लिए, यानी कि वेस्ट बंगाल के तो नॉर्थर्न रीजन एंड उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन को मर्ज करके एक अलग से हरित प्रदेश बनाने की डिमांड चल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वंडरफुल चैप्टर। आई होप गाइज यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू लाइक्ड द टीचिंग method, then please don't forget to like, share, comment and subscribe.